Okay, welcome to all of you again to our class on assessment. So today we'll discuss about assessment and measurement. नेटवर्क का थोड़ा जिन लोगों को इशू है वो चेक कर लीजिए अपना नेटवर्क और बैठ जाइए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है. अगर वॉइस क्लियर नहीं होता है तो मुझे बता देना so that I can make it like it's audible to all of you. Okay, I think my voice is very reasonable, very audible. सो लेट अस स्टार्ट. असेसमेंट मेजरमेंट होता क्या है? यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पेपर 2 का यूनिट 1 है ये. ठीक है, व्हाट इज असेसमेंट. तो पहले जान लेना चाहिए मेजरमेंट क्या है. ठीक है, तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ये होता है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है मेंसूरा, विच मीन्स द एक्शन ऑफ मेजरिंग समवन यानी किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को नापना. ठीक है, सेंटीमीटर में, हाइट, वेट, जो भी हम नापते हैं, जिसको हम जिस तरीके से नापते हैं और एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसको कहा जाता है मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नंबर्स, याद रखिए नंबर्स. ठीक है, अप्लाइंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, ये क्या हो गया? मेजरमेंट क्या है? ये एक मतलब नंबर असाइन करता है. ठीक है, सो असाइनिंग नंबर्स टू सम ऑब्जेक्ट्स. जबकि हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. दैट मे बी say for example vegetables, that may be some height, some buildings. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है. ओके, नाउ सी, आप लोगों के मतलब आप लोग भी डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज मेजरमेंट इन द चैट बॉक्स. आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हो आपके हिसाब से मेजरमेंट क्या है. तो जान लेते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली. देखिए, मेजरमेंट एक ही सब्जेक्ट है, यानी एक ही टॉपिक है जिसको हम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे. इसको बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, मेजरमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल फॉर हाउ टू यूज द प्रोसीजर इन एजुकेशनल टेस्ट और असेसमेंट. यानी कि यहाँ पे दो चीजें बात की गई है, एक है मेजरिंग समथिंग, एक है असाइनिंग नंबर टू ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा है प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स फॉर असेसिंग और टेस्टिंग एजुकेशन. एजुकेशन को टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ नंबर होता है, और जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट की तरह उसके परफॉर्मेंस को हम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं. न्यूमेरिकल फॉर्म. वेरी गुड बेबी स्मिता, ये एक नंबर फॉर्म है. बेबी स्मिता कह रहे हैं कि ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म है, यानी नंबर है, कुछ नंबर जो हम प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आपका हाइट देख लिया मैंने, और मैंने आपको कहा कि आपका हाइट है 5'8", यानी कि 5 फीट 8 इंच. ठीक है, ऑडियो नॉट क्लियर. ओके, मिताली, ट्राई टू रिकनेक्ट अगेन बिकॉज आई थिंक इट इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. सबको सुनाई दे रहा है? एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है, तो मेजरमेंट इज द सिस्टमैटिक असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और फिगर्स टू अ ट्रेट और एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट. यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है, यस, संजय कह रहे हैं मेजरमेंट इज क्वांटिफिकेशन ऑफ द ट्रेट और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन. यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है मेजरमेंट एक क्वांटिफाई करना, यानी कोई नंबर प्रोवाइड करना होता है टू सम ऑब्जेक्ट, टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन. पर्सन के भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस, हम मेजर करते हैं इमोशंस. ठीक है, हम जो भी चीजें मेजर करते हैं उसको कोई नंबर लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आप जब ड्रेस सिलवाने के लिए लेके जाते हो तो टेलर क्या करता है, आपका मेजरमेंट लेता है और उस हिसाब से वो ड्रेस बनाता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप मेजरमेंट की बात करते हो तब वो नंबर के बात हम करते हैं. ठीक है, प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ नंबर. मेजरमेंट में भी क्वांटिटेटिव, डेफिनेटली मेजरमेंट कैन बी क्वांटिफाइबल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल, measurement means assignment of numbers to object or events according to rules. measurement का मतलब होता है असाइनिंग नंबर्स, यानी नंबर प्रोवाइड करना. किसको नंबर प्रोवाइड करेंगे? हम नंबर प्रोवाइड करेंगे टू सम ऑब्जेक्ट्स और टू सम इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स. रूल के हिसाब से. आपको पता है कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, जैसे कि आप जाते हो ना दुकान में, वो एक मतलब सभी चीजों को स्टैंडर्ड मतलब कि दिया गया है वजन. ठीक है, वो उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ सी, और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या हो गया? मेजरमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी दैट कैन बी क्वांटिफाइबल. ठीक है, ये क्वांटिफाइबल है, और अगर क्वांटिफाइबल है तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जा सकता है. यानी
न्यूमेरिकल वैल्यू इसका रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। मेजरमेंट एनीथिंग दैट इज मेजरेबल विच इज क्वांटिफाइबल एंड न्यूमेरिकल, जो जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और जिसको हम नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं उसको हम कहेंगे मेजरमेंट, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए, मेजरमेंट इज ओनली कन्फाइंड टू क्वांटिटेटिव थिंग्स और न्यूमेरिकल थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर उसके बाद सर आई जी, हैव ए क्वेश्चन सर। यस 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 सर प्लीज। सर कैन मेजरमेंट बी क्वालिटेटिव सर? Yes, measurement can also be qualitative, but we need some, यहाँ पे कहा था मैंने, कहाँ पे, यहाँ पे सेट ऑफ प्रोसीजर उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाँ मैंने हाँ। अभी कहा कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, दे कैन बी मेजर्ड, ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो स्टैंडर्डाइज टूल होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे कि हम TTCT टेस्ट, आपको पता होगा, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे क्रिएटिविटी, देखिए क्रिएटिविटी कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, वो एक क्वालिटेटिव टर्म है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं मेजर, उसको कुछ नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी, पर्सनालिटी आपका क्वालिटी है, आपका स्पोकन, जो आप कह सकते हो ना, वोकेबलरी जो भी है, इसको हम मेजर करते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, बात करते हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू में क्या होता है, क्वालिटेटिव बातें होती है, ठीक, क्वांटिटेटिव तो होता नहीं है नंबर्स में। आप डिस्क्राइब करते हो व्हाट यू आर, सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर एम्बिशन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स और दिस प्लेटफॉर्म और दिस जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल, ये सब क्वालिटेटिव है, फिर भी वो आपको मेजर करते हैं, यानी वो आपको नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। आउट ऑफ 30 इंटरव्यू में आपको जो भी मार्क्स मिलते हैं, तो दे कैन बी मेजर्ड, बट मेजरमेंट तभी कॉन्क्रीट बनेगा जब आपके पास कोई क्वांटिफाइबल न्यूमेरिकल फॉर्म देने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो, जिसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, बट इट इज मेजरली क्वांटिटेटिव, ठीक है। मेजरमेंट इज मेजरली क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तभी बनेगा जब हमारे पास कोई सेट ऑफ रूल्स आएंगे, सेट ऑफ, यानी जो भी आप ज्वाइन करोगे, यानी कि जो भी चीजें आप बनाना चाहते हो, जो भी चीजें आप उसको मेजर करना चाहते हो, या फिर जो भी चीजें जिसको आप नंबर देना चाहते हो, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस हो गया, जैसे कि आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। वोकेबलरी, जब आप टेस्ट लेते हैं ना, ओरल टेस्ट होता है, ठीक है, जितना अच्छा आप गा सकते हो उसको नंबर देते हैं। कैसे देते हैं, गाने के लिए भी नंबर मिलता है, नाचने के लिए भी नंबर मिलता है, ठीक है। सो दीज आर मेजरमेंट, क्योंकि उसके पास कोई सेट ऑफ रूल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट, एक ब्रॉड टर्म, एक मेजर टर्म है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है टू असेस, ठीक है। असेसमेंट यूजुअली refers to the process of allotting a quantitative value to students achievement। स्टूडेंट अचीवमेंट को भी यहाँ पे क्वांटिटेटिव वैल्यू दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि किसी चीज को मेजर करेंगे, मेजरमेंट एक कन्फाइंड टर्म था, छोटा टर्म था मेजरमेंट, ठीक है, ये मेजरमेंट था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स अचीवमेंट, पूरा का पूरा अचीवमेंट, मतलब उन्होंने जो भी हासिल किया है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी उन्होंने अचीव किया है। एज यू ऑलरेडी नो, ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट कैन नॉट बी असेस्ड बाय ओनली अ सिंगल मेथड, ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। हर एक अचीवमेंट को हम एक ही मेथड से नहीं जज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट को हमेशा मार्क से जज नहीं किया जा सकता है कि ये अच्छा है या नहीं, तो इसलिए हर कोई चीज, हर कोई असेसमेंट के लिए अलग अलग मेथड होता है। अभी मैंने बताया, अभी आप लोग पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन योर रिटन स्कोर, ठीक है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे या फिर एसएसबी लेक्चरर के लिए जाओगे, वहां पे क्या होगा, आपका रिटन स्कोर होगा विच इज बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बट उसके बाद इंटरव्यू भी होगा विच इज बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। तो वहां पे सिंगल मेथड में, क्या आपका रिक्रूटमेंट सिंगल मेथड में हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे अलग अलग मेथड हुआ। आपके पर्सनैलिटी के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ, उसके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ। और आपके नॉलेज के बारे में, कंटेंट के बारे में जानने के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ, असेसमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट असेसमेंट के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी should be used। You are to use several tools to assess different kind of achievement which are technically called tools of assessment। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे, tools of assessment अब उसको कहेंगे कि these are the tools, these are some objects, these are some standard tools which are used to assess different angles or different achievements of student। स्टूडेंट के असेसमेंट को या फिर स्टूडेंट परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम अलग अलग टूल यूज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे फॉर लिटरेरी एक्टिविटीज। आपको पता है जब स्टूडेंट
का जो रिजल्ट आता है जब आप लोग 10th 12th में, आपका लिटरेरी एक होगा अचीवमेंट। लिटरेरी यानी ऐसे, डिबेट वगैरह ये वगैरह सो ऑन। उसके बाद आएगा आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक यानी जो आपने आर्ट किया होगा, ठीक है, आर्टिस्टिक में आएगा आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कल्चरल। कल्चरल यानी कि नाच गाना जो भी आपको पसंद है ये सब। उसके बाद आएगा एकेडमिक। एकेडमिक में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आएगा लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप यानी वो कितना लीड कर पा रहा है अपने क्लास को। तो देखिए, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, कल्चरल, एकेडमिक, लीडरशिप, ये सबको क्या हम एक सिंगल मेथड से जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड डिफरेंट टूल्स फॉर असेसिंग ऑल दिस क्वालिटीज। तो ये सभी क्वालिटीज के लिए जो हम अलग अलग टूल यूज करें, इसको टूल्स ऑफ असेसमेंट कहा जाता है। तो आई होप आपको असेसमेंट समझ में आ गया होगा। Okay, next is assessment is a comprehensive, inclusive term than measurement and testing. ठीक है, असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। आप ये कह सकते हो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है विच इज इंक्लूसिव दैन मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। टेस्ट तो बहुत ही छोटा होता है। टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि किसी मतलब किसी एक ऑब्जेक्टिव पे हम कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं एक ही एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाते हैं। जैसे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट, जॉब के लिए टेस्ट, आपका ड्राइविंग के लिए टेस्ट, आपके यानी बीमारी के लिए एक टेस्ट, अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, उसका अलग अलग पर्पस होता है। मेजरमेंट मैंने बताया जिसको हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, जिसको हम नंबर देना चाहते हैं। लेकिन असेसमेंट इन सबसे अलग है। इट इंक्लूड्स बोथ quantitative description as well as qualitative description. According to Allen, assessment involves the use of empirical data on student learning to refine programs and to improve student learning. असेसमेंट में क्या होता है? एम्पिरिकल डाटा विच इज वेरीफाइड। एम्पिरिकल का मतलब होता है विच इज वेरीफाइड। वेरीफाइड डाटा हम यूज करते हैं। स्टूडेंट कितना लर्न किया है उसके ऊपर जो डेटा हमें मिलता है, उससे हम उनका जो लर्निंग है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं थ्रू सम प्रोग्राम्स, जैसे कि रेमेडियल टीचिंग, अल्टरनेटिव मेथड्स, फ्लिप्ड क्लासरूम, आईसीटी बेस्ड लर्निंग, ऐसे हम करके उनका पढ़ाई इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, इसका मतलब है असेसमेंट इज बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। ये तो बात क्लियर होगी। इसमें दोनों चीजें होते हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज होता है, इंप्रूवमेंट होता है बच्चे का। इंप्रूवमेंट, देयर इज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। वो फ्यूचर में इंप्रूव कर सकता है बच्चा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे फीडबैक मिलेगा, फीडबैक मिलेगा तो ही इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो असेसमेंट में क्या होता है? इट इज ब्रॉडर बिकॉज इट इज क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव, it gives feedback and it is likely to be improved, जिसको हम improve कर सकते हैं, फ्यूचर में improve करा जा सकता है। ठीक है, नाउ असेसमेंट इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इवैल्यूएशन। फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। इवैल्यूएशन भी पूछेगा। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस इन विच द एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, person or activity is done on the basis of certain social, cultural, scientific standard norms. यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। यही सबसे बड़ा चीज है जो समझना है असेसमेंट और मेजरमेंट में। ठीक है, आई मीन इवैल्यूएशन में, असेस एंड इवैल्यूएट। देखिए, असेसमेंट में क्या होता था, कोई टेस्ट या फिर मेजरमेंट हम लेते थे, कुछ नंबर हमें मिलता था, इसमें हम फीडबैक देते थे और फाइनली इंप्रूवमेंट होता था। फिर से वही प्रोसेस होगा, इंप्रूवमेंट के बाद फिर से हम असेस करेंगे, फिर से कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर से हम फीडबैक देंगे, फिर से इंप्रूव होगा। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आई वुड से। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन इवैल्यूएट में क्या कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन जो पढ़ाया गया उसके बेसिस पर नहीं होगा। तो किसके बेसिस पर होगा? इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सम सोशल, सम कल्चरल एंड सम साइंटिफिक स्टैंडर्ड और नॉर्म। जैसे कि बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपका कुछ स्टैंडर्ड होगा, मतलब बोर्ड एग्जाम का कुछ स्टैंडर्ड होगा। अगर आप 10th बोर्ड अपीयर कर रहे हो तो यू शुड हैव सम बेसिक स्किल्स, यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया रिगार्डिंग साइंस, रिगार्डिंग सोशल साइंस, रिगार्डिंग लैंग्वेज, रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। तो आपका जो क्वेश्चन लेवल आता है या फिर जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो उस स्टैंडर्ड के बेसिस में होता है।
यानी ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन यू आर बीइंग इवेलुएटेड। आपका जो टेस्ट होता है, 10th बोर्ड होता है, दिखेगा क्वेश्चन का लेवल वही रहता है जो बोर्ड को चाहिए होता है। बोर्ड चाहता है कि 10th पास करने वाला बच्चा, उसके पास ये क्वालिटीज होना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर बात करें उड़ीसा की, अगर बात करें उड़ीसा में ये स्टूडेंट्स इतना स्कोर करेंगे। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन आता है वो दिल्ली वालों का गवर्नमेंट स्कूल में उतना स्टैंडर्ड लेवल नहीं आता होगा, वो और भी ज्यादा स्टैंडर्ड का, मतलब और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ जा रहा होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इन रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी और विथ रेफरेंस टू देयर सोसाइटी। सोसाइटी जैसा रहेगा आपका इवैल्यूएशन वैसे होगा, आपका कल्चर जैसा होगा आपका इवैल्यूएशन वैसा होगा, साइंटिफिक स्टैंडर्ड जैसा होगा आपका इवैल्यूएशन वैसा होगा। यानी अगर आपको उड़ीसा में 99% मार्क मिलता है तो वही मार्क दिल्ली में जाते जाते वो 85 हो जाएगा। मेरा मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मार्क्स घट जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड की अगर बात करें, ठीक है, इट इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम सोशल कल्चरल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो इवेल्युएशन ऐसे ही नहीं किया जाता, इट इज बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड्स, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, under evaluation the results are also analyzed after having obtained result from measurement। मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको एनालिसिस करके इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन आप कह सकते हो एक प्रकार का एंड प्रोडक्ट है, इसको हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट, जो फाइनली दिया जाता है हर एक चीज को देखने के बाद, ये एंड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट खत्म हो गया, मेजर हमने कर लिया, असेसमेंट हमने कर लिया, जो इंप्रूव करना था वो कर दिया, अब फाइनली बच्चा सर्टिफिकेट पाने वाला है, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। क्या इवैल्यूएट करेंगे? जितना भी उसने काम किया है उसको इवैल्यूएट करेंगे एट द एंड। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट। याद रखिएगा, वैल्यू जज करते हैं ओवरऑल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट। जो परफॉर्मेंस आपने दिया है उसके ऊपर आपका इवैल्यूएशन होगा। अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ब्रैडफील्ड, एजुकेशन इज द असाइनमेंट evaluation is the assignment of symbols to phenomenon in order to characterize the worth or the value of phenomenon, usually with reference to some social, cultural, scientific standards। ये कहते हैं कि इवैल्यूएशन का मतलब होता है असाइनिंग सम सिंबल। देखिए सिंबल क्यों हो गया, नंबर भी एक सिंबल ही है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम नंबर प्रोवाइड नहीं करके ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, ए प्लस, ओ ओ प्लस, बी बी प्लस। ठीक है, या तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे करके प्रोवाइड करते हैं। सो इवैल्यूएशन नॉट ओनली मींस की प्रोवाइडिंग नंबर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नंबर ही प्रोवाइड। So it does not mean it is having only numbers. It can be analyzed through symbols। सिंबल दे सकते हैं जैसे कि गुड, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से। टू अ फेनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द वर्थ और द वैल्यू ऑफ द फेनोमेना। एक फेनोमेनन है, फेनोमेनन यानी कंडीशन या फिर ऑब्जेक्ट या फिर परफॉर्मेंस, एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, वो कितना अच्छा है वो किससे पता चलेगा? उस सिंबल से पता चलेगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने 3 फिगर लिखे हैं, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है? आप बोलोगे O प्लस सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो O प्लस लिखा है, आपको पता है कि O प्लस सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको पता चला उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा जिसका O प्लस आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैल्यू, कब पता चलता है? जब हमें कोई सिंबल मिलता है। वो सिंबल कैसे मिलेगा? इवैल्यूएशन के थ्रू मिलेगा। और ये फेनोमेना कैसे दिया जाता है? विथ रेफरेंस टू सम सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक स्टैंडर्ड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नीड, देखिए आपके सिलेबस में नीड भी है और फंक्शन भी है। हमारे हिसाब से नीड एंड फंक्शन बोथ आर क्वाइट सिमिलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ डिस्कस किया है नीड एंड फंक्शन। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, मतलब समझने वाली बात है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा। तो नीड एंड फंक्शन का मतलब है कि असेसमेंट का क्या जरूरत है या फिर इसका काम क्या है, क्यों हम असेसमेंट करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द नीड। सो असेसमेंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इट हेल्प्स द टीचर टू रीडिजाइन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखिए इंस्ट्रक्शनल वर्ड जहां पे आता है, कंफ्यूज मत होइए, दिस इज टीचिंग ओनली। मतलब कि जिसको हम टीचिंग बोलते थे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, अब हम लर्नर सेंटर्ड में हम इसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन का जो मतलब है टीचिंग वही मतलब है। तो टीचिंग हम यूज नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, क्योंकि वी आर इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड, नॉट टीचिंग द चाइल्ड। इसलिए असेसमेंट हमें मदद करता है एक टीचर को कि वो अपने पढ़ाने का तरीका या फिर पढ़ाने का जो
लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको वो रीडिजाइन कर सके थ्रू असेसमेंट। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि एक टीचर अगर असेसमेंट करेगा और पता चलेगा कि मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है, से फॉर एग्जांपल मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सेट, सबसेट, इंटरसेक्शन, ये सब पढ़ा रहा हूँ, और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, असेसमेंट से पता चला कि मार्क बिल्कुल खराब है, किसी को समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाने का तरीका, इंस्ट्रक्शन का तरीका चेंज करूंगा। नेक्स्ट क्लास इसको फिर से मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आर्टिस्टिक वे में पढ़ाऊंगा, थ्रू सम मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, तब उनका पढ़ाई अच्छा होगा। इट हेल्प्स द टीचर टू मेक बेटर इवैल्यूएशन जजमेंट, यानी कि टीचर को मदद मिलता है इससे, ताकि वो एक अच्छा जजमेंट दे सके। क्योंकि असेसमेंट करेंगे, होलिस्टिक व्यू होता है, असेसमेंट का मतलब होलिस्टिक व्यू होता है, हर तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा जजमेंट दिया जा सकता है। पहले क्या होता था, बस रैंडमली पूछेंगे किसका ज्यादा मार्क है, तुम्हारा कितना है 95, तुम्हारा कितना है 98, ओके 98 इज बेटर देन 95, दिस इज अ काइंड ऑफ बाइस। तो आप कह सकते हो कि दिस जजमेंट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। हो भी सकता है कि 98 वाला पैसा देके ज्यादा मार्क ले आया होगा, या फिर कॉपी किया होगा, या फिर 98 मार्क्स है लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इट हेल्प्स पेरेंट टू नो देयर प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी एंड रेमेडिएशन नीडेड, यानी कि यहाँ पे बच्चे जो भी परफॉर्म करेंगे उनके पेरेंट्स को पता चलेगा थ्रू असेसमेंट। आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट सीबीएसई में पहले से ही था, एफए एंड एसए, एफए एंड एसए के थ्रू एफए का रिजल्ट घर पे जाता है, एसए का रिजल्ट भी घर पे जाता है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बेटर करना है, ये बच्चों का जो नीड है, बच्चों का जो डिफिकल्टी है, वो पेरेंट्स को समझ में आएगा, और पेरेंट उसे आगे भी और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इट नॉट ओनली असाइंस स्टूडेंट ग्रेड और मार्क बट ऑल्सो डेवलप्स देयर लर्निंग हैबिट। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें नंबर्स प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये मदद करता है कैसे वो मतलब अपना जो मार्क्स या फिर ग्रेड है वो किस तरह से प्राप्त हुआ, लर्निंग हैबिट से, यानी जो जैसे पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई रट्टा लगा के पढ़ता है, तो कोई वीडियो से पढ़ता है, तो सभी का अपना अपना लर्निंग हैबिट भी वो डेवलप कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट, इससे लर्नर्स का क्या क्या प्रॉब्लम है अपने सब्जेक्ट में वो पता चलेगा, क्योंकि असेसमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम का पता चलेगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम है उसमें, और उस हिसाब से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, इसको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्लानिंग न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, तो इससे क्या होता है, हम न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भी प्लान करते हैं, कि मान लीजिए मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखा, तो कल हम एक काम करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ते हैं, सीएमओ के बारे में पढ़ते हैं, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम कुछ नया लर्निंग का भी प्लान कर सकते हैं अगर हम असेसमेंट करेंगे तो। इट फैसिलिटेट टीचर टू मेक डिसीजन अबाउट प्रोमोटिंग स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास, ग्रुपिंग देम एंड ग्रेडिंग देम बेस्ड अपॉन देयर स्पेशल एबिलिटी। अगर किसी के पास स्पेशल एबिलिटी है तो ये टीचर को मदद करता है ताकि वो स्टूडेंट को जज कर सके, स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें या ना करें, उससे वो मदद करता है। ग्रुपिंग देम मतलब कौन किस ग्रुप में रहेगा, कौन थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड है, कौन थोड़ा सा स्लो लर्नर है, वो उसे ग्रेड कर सकता है, उसको ग्रुप कर सकता है। इट असिस्ट स्टूडेंट इन देयर प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट में भी उन्हें मदद करता है, ठीक है। स्कोप ऑफ असेसमेंट, स्कोप देखिए बहुत ज्यादा है नहीं, अगर देखें तो बहुत सारा स्कोप है, असेसमेंट बहुत जगहों पे हो सकता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, लेकिन बेसिकली हम देखेंगे टीचर मेड टेस्ट और असेसमेंट वर्सेस स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। तो ब्रॉड सेंस में टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज ही होता है। तो देखें तो टीचर मेड असेसमेंट क्या होता है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंडिविजुअल टीचर और ग्रुप ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू मेजर द आउटकम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो नीचे आएगा, मतलब ये वाला नीचे आएगा थोड़ा, तो ये वाला गलत यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए टीचर मेड असेसमेंट क्या होता है, एक इंडिविजुअल टीचर बनाता है या तो ग्रुप ऑफ टीचर बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल में कोई एक टीचर है जो कि सोशल साइंस पढ़ाता है, तो सोशल साइंस टीचर अपना एक टेस्ट करवाना चाहता है, तो वो अपना टेस्ट करेगा बच्चे को और असेसमेंट करके उसका रिजल्ट पता कर सकता है। या तो मान लीजिए इंग्लिश का टेस्ट करना चाहता है, तो वहां पे 3 इंग्लिश टीचर है, तो 3 इंग्लिश टीचर मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे और वहां पे वो क्वेश्चन डेवलप करेंगे, तो असेसमेंट करेंगे बच्चे को, फिर पता चलेगा क्या क्या कमियां हैं। तो इसका मतलब है एक इंडिविजुअल टीचर या फिर ग्रुप टीचर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई एक असेसमेंट करते हैं, वो टेस्ट डेवलप करते हैं, तो उसको टीचर मेड असेसमेंट कहा जाता है। और टीचर मेड असेसमेंट या फिर टेस्ट जो होता है, इट इज वेरी मच लिमिटेड, वेरी मच कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल लिमिटेड मतलब वो कहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के लिए बनाया गया है,
इट इज नॉट यूनिवर्सल, ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता है, एंड इट इज वेरी मच कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल मतलब सिचुएशन बेस्ड, उस सिचुएशन में वो सही था, 10 दिन के बाद या फिर 10 साल के बाद वो टेस्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो स्कूल में एप्लीकेबल था, दूसरे स्कूल में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। On the other hand, standardized tests are commercially prepared and have uniform procedure for administration and scoring. They are meant for gathering information on large group of students in multiple setting. Standardized test वो होता है जो कि कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, यानी एक कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है या तो इंडिविजुअल कमर्शियल पर्पस से। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने एक टेस्ट बनाया और इसको बेच दिया मैंने, तो इट इज मेंट फॉर कमर्शियली दे आर प्रिपेयर्ड, हैव यूनिफॉर्म प्रोसीजर। यूनिफॉर्म मतलब एक ही प्रोसीजर है, कॉमन प्रोसीजर, सबको सेम अप्लाई करना है, और उसके पास एडमिशन कैसे किया जा सकता है, स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, उसका एक की होगा स्कोरिंग की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सीधा आपको, स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे रेवेंस मैट्रिसेस आपने देखा होगा। रेवेंस मैट्रिसेस क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जहां पे कैसे उसको, उस टेस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी मैनुअल लिखा गया है, स्कोरिंग कैसे करेंगे उसका भी मैनुअल लिखा गया है, और यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप से आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो, मल्टीपल सेटिंग में, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल है, कुछ उसमें से कुछ है। असेसमेंट शुड बी वैलिड, असेसमेंट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैलिड असेसमेंट हमेशा होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, असेसमेंट जब भी हम करते हैं शुड बी रिलायबल, भरोसे लायक होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट असेसमेंट शुड बी एक्सप्लिसिट, एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। असेसमेंट जब हम करते हैं तो एक्सप्लिसिट यानी हर तरीके का चीज यहाँ पे पता लगाना चाहिए, एक्सेसिबल हर एक चीज को एक्सेस करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर होना चाहिए, जो भी उसका एबिलिटी है वो क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, सबके लिए ये होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल यानी कि नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन असेसमेंट में होना चाहिए। इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन एंड शुड रिलेट डायरेक्टली टू द प्रोग्राम एम्स एंड लर्निंग आउटकम। असेसमेंट इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी असेसमेंट एंड लर्निंग दोनों एक ही साथ चलेंगे, थोड़ा लर्निंग होगा थोड़ा असेसमेंट होगा, इस तरह से चलेंगे, और जो हमारा एम एंड लर्निंग आउटकम होगा एक्सपेक्टेड वो उसको फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ असेस्ड वर्क शुड बी मैनेजेबल। जो हम अमाउंट ऑफ वर्क डिसाइड करते हैं जब असेसमेंट होगा, से फॉर एग्जांपल सेमेस्टर मिड सेम होता है, मिड सेम में 2 या 3 यूनिट जो पढ़ाए गए हैं उसको हम असेस करेंगे, तो उससे पहले वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए, दैट शुड बी मैनेजेबल, उसको 3 यूनिट पढ़ाएंगे तभी हम इसको असेस कर सकते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन ईच प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है, समेटिव आफ्टर द कंप्लीशन होता है, ये सब कुछ होना चाहिए हर एक प्रोग्राम में, यानी हर एक कोर्स में। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, नंबर प्रोवाइड करता है, बट इट इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। यहाँ पे इवैल्यूएशन में कंपेयर किया जाता है, कल कितना था आज कितना है, इंप्रूवमेंट किया हुआ है। मेजरमेंट है डिस्क्राइब पीपल परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को ये डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट विथ अदर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, यानी कि पिछले साल टॉपर क्या था या फिर टॉपर कौन थे, मार्क कितना रखा था, इस बार का टॉपर कितना है, यानी कंपेयर करते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस दूसरों के साथ। मेजरमेंट क्या है, यूजुअली एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मैंने कहा था क्वांटिटेटिव या फिर नंबर्स में। यहाँ पे जजमेंटल वैल्यूइंग डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे जज किया जाता है बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, देन डिसीजन लिया जाता है। मेजरमेंट में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली किया जाता है। यहाँ पे यूज टू रैंक स्टूडेंट और कंपेयर देम टू अ स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे फर्स्ट क्लास रखने के लिए 60% चाहिए, आपका कितना है 61%, तो चलिए आप फर्स्ट क्लास, क्योंकि स्टैंडर्ड के साथ मैंने मैच किया, आपका 61% है तो आप फर्स्ट क्लास, तो आपको रैंक किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। So it is the gathering of information about something such as student performance। जैसे कि assessment में क्या होता है, यहाँ पे student performance related information gather किया जाता है। Evaluation में act of setting a value to the assessment information, यहाँ पे जो assessment का value मिला यहाँ पे इसको evaluate किया जाएगा, value मिलने के बाद evaluation होता है, यानी ये end product मैंने कहा था end में होता है। Assessment is information, यहाँ पे सिर्फ information मिलता है लेकिन यहाँ पे judgment दिया जाता है। It is formative, ये continuously होता है, but it is summative, at the end होता है। इट इज डायग्नोस्टिक, इससे मतलब क्या प्रॉब्लम है वो पता चलता है, लेकिन यहाँ पे सीधा जजमेंट होता है क्यों हुआ। प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड फाइनल रिजल्ट होता है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस आर आज ऑफ इम्प्रूवमेंट, फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि लर्निंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, लेकिन ये डिटरमाइन टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव, यहाँ पे देखता है
मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा जो लक्ष्य था डॉक्टर बनने का, मैं बन पाया या नहीं बन पाया। ठीक है, ये सब होता है। देन आता है एनआरटी एंड सीआरटी, नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये सीधा हम देखेंगे डिफरेंस में। ठीक है, तो फर्स्ट है टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि नॉन रेफरेंस क्या है, इट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। एक जैसे कि आपका एंट्रेंस में नेट स्कोर में होता है, नेट में क्या होता है, नेट में उन्होंने एक फिक्स किया हुआ है, टॉप से 6% जो है वो ले लेंगे। तो जिस साल ज्यादा बच्चे ज्यादा मार्क रखेंगे उस साल का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, यानी योर स्कोर इज कंपेयर्ड टू ऑल अदर स्कोर्स, then the decided persons will get net and JRF respectively। क्राइटेरियन में इट इज एब्सोल्यूट, यानी कि यहाँ पे आपका स्कोर किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, टू द मटेरियल ऑलरेडी नोन। जैसे कि 60% रखेंगे तो फर्स्ट क्लास होगा, तो आपका 61% है, तो ये स्टैंडर्ड के साथ अगर मैच कर रहा है तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसमें मतलब आपका 61% है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो इट इज अ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब कंडीशन होता है, कंडीशन 6% रखो तो फर्स्ट क्लास। टाइप ऑफ मेजरमेंट में टू मेजर नॉन रेफरेंस टेस्ट को जनरल लैंग्वेज एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी में मेजर किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, टू मेजर अ स्पेसिफिक डोमेन और ऑब्जेक्टिव बेस्ड लैंग्वेज पॉइंट, यानी कि एक स्पेसिफिक डोमेन होता है यहाँ पे। ठीक है, पर्पस ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, नॉन रेफरेंस में स्प्रेड स्टूडेंट आउट अलोंग कॉन्टिन्यूम ऑफ जनरल एबिलिटीज और प्रोफिशिएंसी। जनरल एबिलिटी पे सबको यहाँ पे मतलब कॉमन, एक ही एबिलिटी में सभी को कॉमनली क्या किया जाता है, यहाँ पे जज किया जाता है या फिर यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑफन नॉन फॉर्मल स्टूडेंट हु नो ऑल ऑफ द मटेरियल शुड ऑल स्कोर 100%, यानी कि अगर 60% में सभी बच्चे 60% ऊपर है तो सभी बच्चे फर्स्ट क्लास में आएंगे यहाँ पे, लेकिन सभी बच्चे नहीं आ सकते। ठीक है, द रैंक ईच स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द, टू रैंक ईच स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ अदर ब्रॉड एरियाज ऑफ नॉलेज। जैसे कि कहा था रैंक 1 कैसे आएगा, रैंक 1 कैसे पता चलेगा, इस साल का कट ऑफ, कट ऑफ में जो सबसे ज्यादा मार्क आएगा उसका होगा। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं होगा, इट डिटरमाइंस वेदर ईच स्टूडेंट हैज अचीव्ड स्पेसिफिक स्किल और कॉन्सेप्ट और नॉट। यहाँ पे दिखेगा कि ड्राइविंग किस किस को आता है, इसको आता है, इसको आता है, इसको नहीं आता है, ये पता करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को अगर पता है तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक को मिलेगा। देखिए नॉन रेफरेंस में सिर्फ एक ही विनर होता है, यानी कि जो टॉपर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेम मार्क आया ना तो सभी हो सकते हैं। और एक बात यह है, नॉन रेफरेंस में हमारा स्कोर दूसरों के साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेम स्कोर भी हुआ तो भी चलेगा, सभी विनर्स होंगे। यहाँ पे टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर, यहाँ पे हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर पता चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टू फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट नो बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन एंड आफ्टर इट हैज फिनिश्ड, कितने बच्चों को पता चला वो यहाँ पे देखा जाता है। लास्ट में आएंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सभी को पता है। देखिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे लोएस्ट में आता है रिमेंबर, याद करना, रिकॉल फैक्ट मतलब रट्टा मारना। देन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी सोच समझना, समझ जाना, एक्सप्लेन करना, क्लासिफाई करना। देन आता है अप्लाई, जो हम सीखें, जो हम समझे इसको अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। उसके बाद आता है एनालिसिस, एनालिसिस यानी कि आपको पता है एक होता है एनालिसिस यानी कि एक प्रॉब्लम को हर एंगल से सोचना। ठीक है, हर एक डिवाइड कर देंगे एक प्रॉब्लम को, जैसे कि 10 लकड़ी एक साथ नहीं टूट जा सकता, इसलिए 10 को अलग अलग तोड़ा जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कनेक्शन एमंग आइडियाज, यानी कि अलग अलग आइडियाज को डिफरेंशिएट यानी डिफरेंस बिटवीन करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, उस तरह से। देन आता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करेंगे डिसीजन, यानी कि इवैल्यूएट करेंगे, जैसे कि आर्ग्यू करेंगे, कमेंट करेंगे, क्रिटिक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। देन फाइनली जब ये सब कुछ आपका डेवलप हो जाएगा, जैसे आपने याद भी कर लिया, समझ गए, अंडरस्टैंड, अप्लाई भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया, अब आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो टू प्रोड्यूस सम न्यू वर्क और ओरिजिनल वर्क, असेंबल, कंस्ट्रक्ट और डेवलप, फॉर्मुलेट, ये भी आप कर सकते हो। ओके, चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए यहाँ पे, असाइनिंग नंबर टू एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन इज कॉल्ड टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। क्या होगा बताइए, किसी भी चीज को या फिर आप कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को जब हम कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, बेबी स्मिता, मानसी, जीता, संजय, ईशानी, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। शिल्पा, सन्यासी, बहुत अच्छे, सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए, ऑल यू हैव टू आंसर, ताकि पता चले आप कितना एक्टिव सुन रहे हो और कितना आपका प्रिपरेशन चल रहा है। बहुत अच्छे, इसका आंसर हो जाएगा बी, मेजरमेंट। मेजरमेंट में नंबर प्रोवाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट या फिर फंक्शन को। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन डज नॉट हैव,
इवैल्यूएशन के पास क्या नहीं होता, वैल्यू जजमेंट, सर्टिफिकेशन, लर्निंग, फीडबैक, क्या नहीं होता है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, इवैल्यूएशन में क्या नहीं होता है। ओके, वेरी गुड बेबी, स्मिता, संजय, मानसी, सन्यासी, बहुत अच्छे। यस, ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड जीता, ईशानी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप गोइंग कीप गोइंग, आंसर करते चलिए, सभी आंसर कीजिए। यस सरोजिनी, सभी आंसर कीजिए। या वेरी गुड, यस मानसी, यू कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड। या शिल्पा, बहुत अच्छे। ओके, सभी का सही आंसर आ चुका है, फीडबैक इज द राइट आंसर। इवैल्यूएशन फाइनल में होता है ना, अब फीडबैक की कोई जरूरत नहीं, फीडबैक होगा ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनल सर्टिफिकेशन हो जाएगा, फिर आप चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन स्कोर इज कंपेयर टू द ग्रुप स्कोर। सर यस, इवैल्यूएशन में सर लर्निंग टा केमती हुए? इवैल्यूएशन लर्निंग है, क्योंकि व्हेन यू आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन 9th एग्जाम, you learn in the 10th class, or when you learn at the 10th class, you learn at the 11th or 12th class. Learning is a continuous process, right? So evaluation, after your evaluation also you learn, you are still learning, you have got net, you have got JRF, you have got PhD, but you still you are learning, we all are learning, right? Okay, चलिए इस पे और भी डिस्कस करेंगे, जब और भी डाउट होगा डिस्कस ओके करेंगे, एक इसको कंप्लीट ओके